14 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है, चाहे वो वनवास के तौर पे हो या कारावास के तौर पे। 14 साल जेल में गुजारने के बाद एक कैदी के मन के अंदर भी बहुत बदलता है और उसके बाहर की दुनिया भी बहुत बदल जाती है। कैदी से जुड़े हुए कानून जो उसके रिलीज से है या उसके रेमिशन से है या उसको जो छुट्टियां दी जाती हैं, पैरोल दी जाती हैं, इससे इन सब चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। जब भी मैं किसी उम्र कैद काट रहे कैदी के बारे में सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि उनको और बेटर इन्फॉर्मेशन उसको और उसके परिवार वालों को चाहिए। इवन कि एडवोकेट्स में इन चीज़ों को लेकर बहुत कम ही एडवोकेट हैं जो वेल वर्स्ड हैं, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं उम्र कैद के बाद होने वाली चीज़ों को। अभी पर्टिकुलरली जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो जेल हैं वो बहुत ओवर क्राउडेड हैं। हालांकि इस पे यूएनओ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत काम कर रही हैं और मेरे मन में इनकी मदद करने के लिए आया जो ट्रिगर पॉइंट था वो जब पेरारी वलन वाला केस हुआ जिसमें राजीव गांधी केस में उसको अभी रिलीज़ किया गया। जब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने ये वीडियो सीरीज़ बनाने की सोची। इस वीडियो सीरीज़ में जो पहला वीडियो है, जो सीरीज़ का नाम है सज़ा और उसके बाद, तो जो भी प्रिजनर होता है, जो भी कैदी होता है, वो अपने परिवार के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता है और जो ये शॉर्ट टर्म के लिए उसको छोड़ा जाता है उसको हम फरलो कहते हैं। हिंदी में भी फरलो ही कहते हैं या अगर उसको दूसरे शब्दों में समझें तो अर्जित छुट्टी कहते हैं, जो उसके गुड कंडक्ट के लिए उसको दिया जाता है और उसकी सज़ा में वो काउंट नहीं होता। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला केस जो क्राइम चार्जशीट में है। दिल्ली पुलिस एक चार्जशीट फाइल करती है अतवीर के खिलाफ धारा 302 के तहत, जो उस पर उस पर आरोप था हत्या का। 1996 में एक एफआईआर रजिस्टर्ड होता है जिसमें अतवीर पर ये आरोप होता है कि उसने अपने स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर का नाइफ से चाकू मारकर हत्या की, जिसमें ऑलमोस्ट उसने 37 ब्लो दिए थे। ट्रायल कोर्ट उसको फांसी की सज़ा देती है। 2004 में वो हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट भी उसको कंफर्म करती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट भी उसके फांसी की सज़ा को कंफर्म करती है। उसके बाद अतवीर एक मर्सी पिटीशन फाइल करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, जो जिसका प्रोविज़न है आर्टिकल 72 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। 2012 में उसके मर्सी पिटीशन को अलाउ किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और उसके जो फांसी की सज़ा थी उसको बदल दिया जाता है उम्र कैद में। लेकिन इसमें दो कंडीशन भी लगाया जाता है। पहला कि वो अपनी पूरी नेचुरल लाइफ जेल के अंदर गुजारेगा और दूसरा उसको कोई पेरोल नहीं मिलेगा या उसको रेमिशन नहीं मिलेगा इम्प्रिजनमेंट का। रेमिशन मीन्स कि कुछ जैसे अच्छा बिहेवियर की वजह से या प्री रिलीज़ के लिए को स्टेट कंसिडर करती है उसके बिहेवियर को देखकर। अपने 14 साल के बाद स्टेट के पास पावर होता है कि कंसीडर करके उसको छोड़ा जा सकता है। ये दो कंडीशन पे उसको उसके फांसी की सज़ा को उम्र कैद में कन्वर्ट कर दी जाती है। 2019 में ऑलमोस्ट 23 साल जेल में गुजारने के बाद वो फरलो के लिए एक एप्लीकेशन लगाता है। फरलो जो अर्जित छुट्टी जिसे कहते हैं उसके लिए एक एप्लीकेशन लगाता है, लेकिन तिहाड़ जेल की अथॉरिटी, जो जेल अथॉरिटी होती है, उसको रिजेक्ट कर देती है, मीन्स स्टेट रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद वो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट भी उसको रिजेक्ट करती है और उसका ये बैकग्राउंड होता है कि चूंकि प्रेसिडेंट ने अपने जो रेमिशन किया था और उसको उसके उम्र कैद में कन्वर्ट किया था फांसी की सज़ा को, तो उसने दो कंडीशन लगाए थे जिसमें एक था कि उसको रेमिशन नहीं मिलेगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट का। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस का नाम है अतवीर वर्सेज स्टेट और ये जजमेंट आता है 29 अप्रैल 2022 को, भी रिसेंट जजमेंट है। और जिस डिवीज़न बेंच ने इसको सुना वो जिसमें जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस थे और ये जजमेंट लिखा है जस्टिस अनिरुद्ध महेश्वरी ने। इसमें क्रिमिनल अपील नंबर है 714/2022 और ये बहुत ही बढ़िया केस है जिसमें हर एक चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से डील किया गया। पहले हम ये देखते हैं कि अतवीर के जो एडवोकेट थे उन्होंने क्या आर्ग्यू किया। पहला उनका आर्गूमेंट ये था कि कोई बार नहीं है दिल्ली प्रिजन रूल्स 2018 में कि फरलो को एक बार कोई इंटाइटल हो जाता है उसको रिफ्यूज़ करने का।
दूसरा उन्होंने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कैदी को फरलो मिलता है जब उसके 3 एनुअल गुड कंडक्ट रिपोर्ट होते हैं और वो अच्छे गुड कंडक्ट को या मेंटेन करता है अपने कैद के दरमियान, अच्छा बिहेवियर शो करता है। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर पास किए थे वो कहीं भी फरलो के राइट को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि उन्होंने फरलो वर्ड नहीं लिखा और उसको रिजेक्ट करने के उसको डिनाई करने की बात नहीं लिखी। जो फरलो एक इंडिपेंडेंट राइट है जो कि दिल्ली प्रिजन रूल्स और एक्ट में प्रोवाइडेड है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि भाई ठीक है ये कि वो प्री रिलीज उसको नहीं हो सकता, प्री मैच्योर रिलीज नहीं के लिए वो इंटाइटल नहीं है, लेकिन फरलो एक इंडिपेंडेंट राइट है जो किसी भी कैदी के पास है और वो उसको मिलना चाहिए। तो इसमें एक जो सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से जेल अथॉरिटी ने और हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया था, उन्होंने गुड कंडक्ट रिपोर्ट को और गुड कंडक्ट रेमिशन को एक मान लिया, जबकि दोनों दो हैं। और ये 5 पॉइंट पे उसके एडवोकेट ने आर्ग्यू किया, जबकि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे उनका ये कहना था कि भाई किसी भी कैदी का एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है कि वो फरलो क्लेम करे। मेन उनका आर्गूमेंट यही था। और उन्होंने ये कहा कि चूंकि इसके केस में रेमिशन की नहीं अवेलेबल है, उसको प्री मैच्योर रिलीज नहीं किया जा सकता पहले उसको, और वो उसको पूरी उम्र गुजारनी है, इसलिए उसको फरलो नहीं मिले। ये 2 ही पॉइंट पे उन्होंने कहा। तो जो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि क्या दिल्ली प्रिजन रूल्स के तहत जो इंटाइटलमेंट है फरलो का वो डिनाई किया जा सकता है अगर किसी कैदी के पास कि उम्र कैद की में पूरा उम्र कैद गुजारने का प्रोविज़न है, या उसके जो उसका फांसी की सज़ा थी उसको रेमिट किया गया है उम्र कैद में। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये फरलो होता है वो एक तरह का रिवार्ड होता है किसी भी प्रिजन का उसके गुड कंडक्ट की वजह से, और उसके एलिजिबिलिटी के जो क्राइटेरियाज हैं उसमें सबसे पहला यही है कि उसके पास 3 एनुअल गुड कंडक्ट रिपोर्ट होना चाहिए 3 साल का, दूसरा उसके अच्छे बिहेवियर होने का, दूसरा कि वो हैबिचुअल अफेंडर नहीं होना चाहिए, तीसरा वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। बस ये बेसिकली ये 3 क्राइटेरिया। और इन एलिजिबिलिटी का, फरलो के इनएलिजिबिलिटी का है कि भाई वो किसी भी इस तरह के जुर्म में कन्विक्ट नहीं हो, जैसे टेररिस्ट है, सेडिशन है, NDPS एक्ट में है, इस तरह के जुर्म में नहीं हो। दूसरा कि वो प्रिजनर सोसाइटी के जब वो बाहर निकले तो वहाँ की शांति को भंग करने का या उसके लिए वो थ्रेट नहीं हो। तीसरा पॉइंट है जिसमें जो एनएलसी में आता है कि जो उसका होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की एक रिपोर्ट होती है, जिसमें अगर वो ये आ गया कि वहाँ कोई सीरियस इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो उसको फरलो नहीं दिया जा सकता। चौथा कि वो फॉरेनर नहीं हो, कन्विक्टेड फॉरेनर नहीं हो कि उसको छोड़ा जाए फिर वो वापस ही ना आए। पांचवा कि वो जो कैदी हो वो मेंटल इलनेस से, किसी भी दिमागी बीमारी से ग्रसित नहीं हो, इसके लिए एक सर्टिफिकेट मेडिकल ऑफिसर इशू करता है। तो इन पॉइंट पे जो उसकी इनएलिजिबिलिटी और एलिजिबिलिटी है वो देखा जाता है। एक और एस्पेक्ट है कि जो भी हीनियस क्राइम से होते हैं उनके लिए उनको 2 रिकमेंडेशन चाहिए होता है। पहला रिकमेंडेशन DIG प्रिजन का होता है, जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन होते हैं, जो उसके चीफ होते हैं, कैसे कह लें, वो उसका होता है। दूसरा रिकमेंडेशन प्रोबेशन ऑफिसर का होना चाहिए फरलो के लिए। तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग दी, सबसे पहले तो उन्होंने सेट असाइड कर दिया हाई कोर्ट के ऑर्डर को, जो इस बेसिस पर था कि उसके 3 गुड कंडक्ट एनुअल गुड कंडक्ट रिपोर्ट को 3 एनुअल गुड कंडक्ट रेमिशन से कंफ्यूज करके दिया गया था। चूँकि 2018 के रूल्स में जो स्कीम है उसमें बड़ा क्लियर पॉइंट है कि जो रिवार्ड वो अर्न करता है अपने गुड कंडक्ट की बिहेवियर की वजह से वो उसको मिलना चाहिए। इवन कि उसको पूरी ज़िंदगी गुजारनी है जेल में, फिर भी वो इंटाइटल है इस रिवार्ड का। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया जस्टिस माहेश्वरी ने कि अगर प्रिजनर जो है वो उसको जो प्रिजनर है वो इंटाइटल है अगर इसके लिए फरलो के लिए, क्योंकि ये उसका सैल्यूटरी राइट है, वो उसके हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, सोशल हेल्थ को के फेवर में होता है, क्योंकि वो अगर बाहर जाता है, अपनी फैमिली से मिलता है, फैमिली लाइफ जीता है,
तो इस तरीके से उसका जो सैल्यूटरी राइट सिक्योर करना का पर्पस है इस फर्लो के ज़रिए। तो ये सब बेसिकली इस बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया स्टेट गवर्नमेंट को कि आप इसके पूरे केस को कंसिडर कीजिए और अगर दूसरी चीज़ें सपोर्ट करती हैं तो इसको फर्लो दीजिए। फर्लो से किसी कैदी का जो बेसिक राइट है उसको आप फर्लो का उसको आप नहीं डिनाई कर सकते। मुझे जो एक चीज़ यहाँ लगा जब मैं इस जजमेंट को पढ़ रहा था कि बड़ा बेसिक चीज़ है 3 एनुअल गुड कंडक्ट रिपोर्ट और दूसरा होता है 3 एनुअल गुड कंडक्ट रिमिशन। ये दोनों बेसिक चीज़ें और दोनों काफ़ी इंटायरली डिफरेंट हैं, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है ये। फिर भी कैसे डीजी डिप्टी आईजी प्रिजन या स्टेट गवर्नमेंट ने इसको दोनों को मिक्स करके देखा, इवन कि हाई कोर्ट ने भी इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं किया और उसके फर्लो के राइट को डिनाई कर दिया, जबकि बड़ा क्लियर था कि ठीक है अकबर इंटाइटल नहीं था रेमिशन का उसको, लेकिन वो फर्लो के लिए इंटाइटल था। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि मैं चाहता हूँ कि जो भी इस तरह के कैदी हैं या उसके परिवार वाले हैं जो दिल्ली में हैं, दिल्ली के बाहर भी हैं, उनके कोई भी इस तरह के सवाल हैं वो मुझे भेजें, मैं उनकी मदद करूँगा। इवन कि दिल्ली के बाहर भी मैं अपने एडवोकेट्स फ्रेंड के ज़रिए उनको फ्री सलाह देने की कोशिश करूँगा, जिससे कि जिसका जो इंटाइटलमेंट है जिस कैदी को और बहुत लंबे समय से गुजरा है। आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ जितने भी जेल हैं सभी ओवर क्राउडेड हैं और इनह्यूमन कंडीशन में हैं, तो जिनको भी मैं मदद कर सकता हूँ मैं वहाँ करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल का। अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस चैनल पे बेसिकली ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड इश्यूज़ को मैं रेज करूँगा और उसके बारे में बताऊँगा, और ख़ासकर जो उम्र कैद के कैदी हैं उनसे रिलेटेड। और कोई भी अगर आपका इशू है इस तरह के इस मुद्दे से जुड़ा हुआ तो प्लीज़ आप मुझे शेयर कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा।